तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेट, देखेंगे कि सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे सेट बेसिकली होता क्या है। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत न्यू है क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले है ना सेट कभी पढ़ा नहीं है। तो ये ध्यान से पढ़ना, इसको स्लोली स्लोली पढ़ेंगे और स्लोली स्लोली अंडरस्टैंड करेंगे सेट क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेट है ना। आगे भी बहुत कुछ है सेट में पढ़ने के लिए, बट जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपको पता रहनी चाहिए कि सेट क्या होता है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज सेट। सेट की क्या डेफिनेशन है, सेट की ये डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड, क्या बोला मैंने, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इस डेफिनेशन में आपको हर एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आपको कलेक्शन का मतलब पता होगा, कलेक्शन मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट। कलेक्शन मतलब टू कलेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट का मतलब भी पता रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई चीज। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई चीज का कलेक्शन। तो कोई चीज का कलेक्शन को हम सेट कब बोलेंगे, जब जब वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। यहाँ पे वेल डिफाइंड का जो मतलब है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो वेल डिफाइंड वर्ड है यही बता रहा है कि कोई भी कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कि कोई भी कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट कब होगा, जब वो वेल डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं। वेल डिफाइंड की हमने हमारी खुद की डेफिनेशन बनाई है कि वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड मतलब होता है इट शुड नॉट वेरी। वेल डिफाइंड का मतलब होता है इट शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो उसे आप क्या बोल सकते हो, सेट बोल सकते हो। ये समझा। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो मतलब एक पर्सन आप ले लो और एक पर्सन कोई और ले लो, है ना, रैंडम पर्सन कोई भी, दुनिया का कोई भी पर्सन ले लो, वो आप और आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग है ना, जो कलेक्शन है वो वेरी नहीं होना चाहिए। अगर वो वेरी नहीं हो रहा है तो आप उसको सेट बोल सकते हो। यहाँ पर पर्सन के लिए आप ले लो और आपका फ्रेंड ले लो, आप और आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग जो कलेक्शन वेरी नहीं कर रहा है उसको आप सेट बोल सकते हो, सिंपल सी भाषा में। तो अगर मैं अभी सेट की अपनी डेफिनेशन बताऊँ, हाँ, अपनी लोकल भाषा में जो आपको याद रखनी है, सेट क्या है, कोई चीज़ का कलेक्शन। मैं क्या बोलूँ, सेट क्या है, कोई चीज़ का कलेक्शन। सेट क्या है, कोई चीज़ का कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो, वेरी। तो सेट की हमारी डेफिनेशन क्या, कोई चीज का कलेक्शन, कोई कोई भी चीज का कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो, आप उसे क्या बोल सकते हो, आप उसे सिंपली सेट बोल सकते हो। ये समझा। आप आपको सेट की डेफिनेशन क्लियर है। सेट क्या है, कोई भी चीज का कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे है ना, ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होते जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि सेट क्या है, कोई चीज का कलेक्शन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी नहीं होता है। कि एक पर्सन ने एक कलेक्शन लिया और दूसरे पर्सन ने कलेक्शन लिया, और तो वो दोनों कलेक्शन अलग अलग नहीं आना चाहिए। अगर वो दोनों कलेक्शन अलग अलग नहीं आ रहे तो आप उसको सेट बोल सकते हो। एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारा। तो एग्जाम्पल जो पहला ले लो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते जाता है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इसका कलेक्शन बोलूं तो आप कलेक्शन में क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, डॉट 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 ऐसा। अगर आपका फ्रेंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लिखेगा तो क्या वो अलग आएगा, नहीं आएगा ना, वो सेम ही आएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कलेक्शन जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन जब इस कलेक्शन को लिख रहे हैं तब ये वेरी नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे कलेक्शन को आप सेट बोल सकते हो। तो ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सेट है ना, जिसको एन से डिनोट करते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर, तो इसलिए एन लिखा इक्वल टू ब्रैकेट में डाला और ये 1 2 3 4 डॉट 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 इससे चलते जाएगा। तो मैं बोलूं ये नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है दुनिया में कोई भी
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर करेगा तो यही आएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा, ये समझना कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा, इसीलिए ये क्या है, सेट है। आई होप आपको इतना समझा। नॉट अ सेट क्या है, वो कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन वेरी हो, है ना, कलेक्शन विच वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, आप उसको बोलते हो नॉट अ सेट। वो कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है, आप उसको क्या बोल सकते हो, नॉट अ सेट। जैसे एग्जांपल ये कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट, इधर वाई आएगा, कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट टीचर इन द स्कूल, के स्कूल में आपको फेवरेट टीचर का कलेक्शन करना है। तो हो सकता है वो फेवरेट कलेक्शन का टीचर आप और आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग अलग अलग आ जाए, है ना। हो सकता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टीचर पसंद हो सकता है आपकी दोस्त को कोई और टीचर पसंद हो। तो ये कलेक्शन क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। तो जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी होता है वो सेट नहीं होता है। सिंपल सी भाषा समझ में आ रही है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है सबको। तो सेट क्या होता है, कोई चीज़ का कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उसको आप सेट बोलते हो। और नॉट अ सेट क्या होता है, वो कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे उसको आप क्या बोल सकते हो, नॉट अ सेट, वो सेट नहीं है। अभी रूल फॉर राइटिंग अ सेट, सेट को लिखने के लिए कुछ रूल बनाए। हालांकि जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे आपको ये रूल ऑटोमेटिकली लिखने आ जाएंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट एक बार ये रूल को देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक बार इसमें नज़र घुमा लेना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको सेट को लिखने के लिए ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर फ्रॉम ए टू जेड। जो सेट को डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब जब भी आप सेट लिखोगे तो आप सेट का नामकरण दोगे। नामकरण कहाँ से दोगे, कैपिटल लेटर ए से लेके जेड तक आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो सेट का नामकरण करने के लिए, है ना। इस दुनिया में जो लोग भी पैदा हुए सबका नाम है, तो सेट का भी नाम होना चाहिए, नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा वो। तो सेट का नाम हम लोग करते हैं कैपिटल लेटर से, ए से लेके जेड तक आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। ये पहली बात क्लियर हुई कि सेट का नाम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। दूसरा, यूज़ करली ब्रैकेट एट द स्टार्टिंग एंड एट द एंडिंग। आप जब सेट को लिख रहे होगे तो स्टार्टिंग में आप ये वाली करली ब्रैकेट, उसको बोलते हैं ओपनिंग करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं एंडिंग करली ब्रैकेट। ये दोनों करली ब्रैकेट डालोगे जब आप सेट को लिखना स्टार्ट करोगे तो ये वाला ओपनिंग करली डालोगे। जब आपका सेट लिख के हो जाएगा, सेट में क्या आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, तो जब आप कलेक्शन लिखना स्टार्ट करोगे तो आप ये ओपनिंग करली डालोगे, इसको बोलते हैं ओपनिंग करली। इसको बोलते हैं ओपनिंग करली, इसको बोलते हैं एंडिंग करली। आई होप आपको ये समझा। तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी कि सेट का नामकरण जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। दूसरा, जब आप सेट को लिखना स्टार्ट करो तो आप क्या करो, स्टार्टिंग करली लगाओ और एंडिंग करली लगाओ। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वही लिया है। तो जब आप कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर करोगे तब सेट का नाम क्या लिखो, कैपिटल लेटर्स लिखो। यहाँ पे एन फॉर नेचुरल नंबर, इसलिए सेट का नाम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो एन लिखोगे, इक्वलिटी डालोगे और उसके बाद क्या करोगे, स्टार्टिंग करली लगाओगे। और यहाँ पे जो भी आएंगे 1 2 3 4 5 वो लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, एंडिंग करली लगाओगे। ये समझा। तो पहली दो पॉइंट जो आपको याद रखना है कि सेट का नामकरण कैपिटल लेटर से होता है। वी यूज द करली ब्रैकेट एट द स्टार्ट एंड द एट द एंड। सेट की जो तीसरी बात है, तो ईच ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड ए एलिमेंट ऑफ द सेट या फिर मेंबर ऑफ द सेट। जो भी आप चीज़ों का कलेक्शन ले रहे हो आप उनको एलिमेंट बोल सकते हो या फिर आप उनको मेंबर ऑफ द सेट बोल सकते हो। जो सबसे फेमस है वो ये वाला है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो कोई चीज़ है, आप उसको एलिमेंट बोलो या फिर मेंबर ऑफ द सेट बोल सकते हो। जो सबसे फेमस है वो ये वाला है, एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट। जो चौथी बात है, यूज कॉमा बिटवीन ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के बीच में आपको कॉमा यूज करना है। जैसे आप कोई भी दो चीज लिखते हो तो दो चीज को अलग अलग दिखाने के लिए क्या करते हो, उनके बीच में कॉमा यूज कर सकते हो, है ना। अगर आपको कोई दो चीज के बीच में डिफरेंस दिखाना है कि वो दो चीज क्या है, अलग अलग है, तो आप क्या करते हो, उनके बीच में कॉमा लगाते हो, है ना। ये दिखाने के लिए कि ये वाला, ये चीज अलग। जैसे एग्जाम्पल कि अगर आपको दाल और चावल लिखना है तो आप क्या लिखते हो, दाल लिखते हो कॉमा चावल लिखते हो। ये बता रहा है कि दाल और चावल क्या अलग अलग है।
तो वैसे ही जब भी आप दो एलिमेंट लिखते हो, ये एलिमेंट क्या कोई चीज़ है, तो जब भी आप दो कोई चीज़ लिखोगे या एलिमेंट लिखोगे, उनके बीच में हमेशा कॉमा यूज़ करोगे। जो पांचवी बात आपको याद रखनी की एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जब भी आप एलिमेंट लिखोगे तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको ये वॉवल्स मतलब पता होगा। वॉवल्स क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स होते हैं। ए से लेके जेड के अल्फाबेट में वॉवल्स क्या होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि वॉवल्स क्या होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आपको क्या करना है? इंग्लिश अल्फाबेट में से वॉवल्स का कलेक्शन करना है। पहली बात, ये सेट होगा कि नहीं होगा? सेट होगा, क्योंकि वॉवल्स क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू होता है। दुनिया में सबके अकॉर्डिंग यही वॉवल्स होता है। तो जो भी कोई सेट लिखेगा तो उस सेट में यही एलिमेंट आएंगे। ए, ई, आई, ओ, यू आएगा। तो ये क्या कर रहा है? पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा है। तो जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? उसको सेट बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आएगा? तो इस कलेक्शन को लिखने के लिए पहला क्या करोगे? आप सेट का नाम दोगे। तो सेट का नाम ए देख लिया इक्वल टू, और ये ओपनिंग करली डालोगे। उसके बाद जो भी कलेक्शन है वो डालोगे। यहाँ पे क्या वॉवल्स है तो ए लिखोगे, कॉमा ई लिखोगे, आई लिखोगे, ओ लिखोगे, यू लिखोगे। इन सब के बीच में कॉमा है, क्योंकि एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। हर एक एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाते हो, और एलिमेंट किसमें? स्मॉल लेटर में लिखते हो। और जब आपका एलिमेंट लिख के हो जाए तो आप क्या करो? यहाँ पे क्लोजिंग करली लगाते हो। तो पहले दो पॉइंट क्या थे कि आप सेट का नामकरण किससे कर सकते हो? कैपिटल लेटर से करते हो। और जब भी सेट को लिखते टाइम आप ओपनिंग करली लगाते हो और आप एंडिंग करली लगाते हो। और ये तीसरी बात ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट को आप क्या बोल सकते हो? एलिमेंट बोल सकते हो। और दो एलिमेंट को अलग अलग दिखाने के लिए आप क्या करते हो? उनके बीच में कॉमा लगाते हो, है ना। ये तो आप जनरली डे टू डे लाइफ में भी करते हो। दो चीज़ को अलग अलग बताने के लिए क्या करते हो? उनके बीच में कॉमा लगा देते हो। और यहाँ पे एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आपको ये सिर्फ बातें एक बार इसे देख लेनी है। जब हम लोग सेट पढ़ेंगे, है ना, तो इतने सारे एग्जांपल करेंगे कि आप इससे फ़ैमिलियर हो जाओगे। आपको इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट एक बार आपको ये देखा-देखा हुआ सा लगना चाहिए। सेट लिखने के लिए जो छठी बातें हैं कि एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं सेट में। सेट में आप एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हो। आप वो एलिमेंट को वापस रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे ए इज़ द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट। इस वर्ड इंस्टीट्यूट में जो लेटर है उनका कलेक्शन करना है। मैं बोलूँ ये वर्ड इंस्टीट्यूट है, इसमें लेटर क्या है? इसमें लेटर आई है, एन है, एस है, फिर टी है, फिर आई है, फिर टी है, फिर यू है, टी है, ई है, ये लेटर्स है। तो जब इनका कलेक्शन करोगे, आपने सेट का नाम ए रख लिया, इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन किया। तो यहाँ पे पहले आई था, इंस्टीट्यूट में आई है तो आपने आई लिख लिया, एन है तो एन लिख लिया, एस है तो एस लिख लिया, टी है तो टी लिख लिया। ये यहाँ पे देखो वापस आया गया। तो जब वापस आया, लेकिन हम लोग ने एक बार आई लिख दिया है, तो सेट में जो एलिमेंट आप एक बार लिख देते हो आप उसको वापस नहीं लिखते हो। एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टी आ गया, टी ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे यू नहीं था तो यू लिखा, और वापस टी आ गया तो टी एक बार लिख दिया तो वापस नहीं लिखोगे। ई लिखा है तो यहाँ पर ई आ गया। ठीक है, तो वर्ड इंस्टीट्यूट में जो लेटर का कलेक्शन है, सेट ऑफ लेटर है, वो ये आएंगे। लेटर तो ये है ना, आई है, एन है, एस है, टी है, आई है, यू, ये लेटर्स है। बट जब सेट लिखते टाइम आप एक एलिमेंट को या एक लेटर को एक ही बार लिखोगे। सेवेंथ जो चीज़ें हैं कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर। आप एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप एलिमेंट को पहला लिखो या दूसरा लिखो। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, ए सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड इंस्टीट्यूट। इस वर्ड इंस्टीट्यूट में जो लेटर का कलेक्शन है वो आपने ये आई लिखा, एन लिखा, एस लिखा, टी लिखा, यू लिखा, ई लिखा, इसके हिसाब से। अब आप ज़रूरी नहीं कि सब लोग यही लिखो। हो सकता है किसी ने एन पहला लिख दिया, फिर यू लिखा हो, फिर आई, है ना। तो यहाँ पर जो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। आप एलिमेंट को यहाँ वहाँ कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो छठा पॉइंट क्या था कि एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है और एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। आई होप आपको ये समझा। दिस पेन बिलोंग्स टू राम। बिलोंग कर रहा है राम को, इसका मतलब क्या है? ये पेन क्या है? राम का है। तो मैथमेटिक्स ने क्या किया है ना, ये बोलते हैं मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, ये बिलोंग्स टू के लिए इन लोग ने साइन जनरेट बना दी है ना, सिंबल बना दिया है। तो उन लोग लिखते हैं दिस पेन और ये साइन डाल देते हैं। ये साइन किसका है? बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं।
तो दिस पेन बिलोंग्स टू राम, ये क्या हो गया, ये इंग्लिश में स्टेटमेंट हो गई। और मैथमेटिक्स में इसको ऐसा लिखते हैं कि दिस पेन, ये सिंबल डाल देते हैं ऐसा, उल्टा ई, ऐसा, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो दिस पेन बिलोंग्स टू राम, इसको पढ़ते कैसा है, दिस पेन बिलोंग्स टू राम, ये समझा। अभी कोई सेट ले लो जिसमें ए बी सी आर एस टी, ये क्या एलिमेंट है, तो मैं बोलूँ आर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है इस सेट ए में, आर इस सेट में बिलोंग कर रहा है ना, आर इस सेट में है, तो इसको ही मैथमेटिक्स लिखते हैं। इन मैथमेटिक्स वी राइट आर, ये सिंबल एप्सिलॉन आर, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। तो आर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर। ठीक है, इसको पढ़ने के दूसरे तरीके हैं कि आप एक पढ़ सकते हो आर इज बिलोंग्स टू द सेट ए, क्योंकि ये सिंबल किसका, बिलोंग्स टू का। आप इसको दूसरे तरीके से पढ़ सकते हो, आर इज द मेंबर ऑफ द सेट, या फिर आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो, आर इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, क्योंकि मेंबर और एलिमेंट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो आप इसको बोलो आर क्या है, एलिमेंट है, आर क्या है, इस सेट का एलिमेंट है, तो आप बोलो आर इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। या फिर आप बोलो ये मेंबर भी है, तो आर इज द मेंबर ऑफ दिस सेट। या फिर आप बोलो आर बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, ये सब बातें एक ही है। तो ये सिंबल जो ये एप्सिलॉन है, इसका इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इज द मेंबर ऑफ, या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ, इसकी जगह पे है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर ये कहीं ऐसा लिखा रहा हो तो आप बोलोगे बिलोंग्स टू आप यूज कर सकते हो, या फिर इज द मेंबर ऑफ यूज कर सकते हो, या फिर इज एन एलिमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी यूज करते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जो तीसरी बात आपको याद रखनी है, सेट ए लिया है, सेट ए में ए लिया, बी लिया, सी लिया, आर लिया, एस लिया, टी लिया। मैं बोलूँ यहाँ पर एम कोई लेटर है, तो एम इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, है ना, एम यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, मान लेते हैं एम यहाँ कहीं बिलोंग कर रहा है, तो एम इज नॉट बिलोंग्स टू। मैं बोल रहा हूँ ये एम क्या है, सेट ए के अंदर नहीं है। इसको ही मैथमेटिक कैसे लिखते हैं, ऐसे, जो बिलोंग्स टू की साइन थी ना, उसको ऐसा कट मार देते हैं, तो ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू। इसको रीड करते हैं, एम इज नॉट बिलोंग्स टू ए। दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, एम इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेट ए। इसको एक और तरीके से पढ़ते हैं, एम इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो यहाँ पर अगर कभी भी आपको ये सिंबल मिले, इस सिंबल को पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट ए मेंबर ऑफ, या फिर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। जो आपको याद रखना है कि ये सिंबल का मतलब क्या है, ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अगर इसी सिंबल को मैंने ऐसा काट दिया, तो काट दिया मतलब नॉट बिलोंग्स टू, नॉट, काट दिया तो क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू। आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है इस नोट से, कि बिलोंग्स टू की जगह पे आप ये लिख सकते हो, और ये ऐसा सिंबल रहा तो आप इसको बिलोंग्स टू पढ़ोगे। यहाँ पे थिंग यू शुड नो, आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। हालांकि मेरे को पता है कि आपको ये सब चीज़ें पता है, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है वो ध्यान रख ले, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये घुमा फिरा के इन्हीं पे बात कर रहा है वो। तो पहला नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो आपको याद रखना है नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है और ये चलते जाता है। दूसरा है होल नंबर, आपको पता है होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं या डब्ल्यू से लिखते हैं। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये चलते जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और ये दोनों चलते जाते हैं। तीसरा होता है इंटीजर। आप इंटीजर को कुछ लोग जेड से लिखते हैं, कुछ लोग इसको आई से लिखते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मोस्टली ये अभी आप लोगों के लिए ये आई यूज हुआ है, तो ये आई यूज कर लो। यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ रहा है, 0 आ रहा है, और क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, इधर नेगेटिव नंबर आ रहा है, 0 आ रहा है, और पॉजिटिव नंबर आ रहा है। इंटीजर क्या होता है, डॉट 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 डॉट, ये माइनस, पूरे माइनस वाले, फिर 0 और पूरे प्लस वाले। तो ऐसे सेट को आप क्या बोल सकते हो, इंटीजर बोलते हो। आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि इंटीजर दिख कैसा रहा है, इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। इसमें नेगेटिव वाला आ रहा है पूरा, 0 आ रहा है, और ये पॉजिटिव वाला आ रहा है, ये समझा। चौथा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। उन नंबर को आप रैशनल नंबर बोलते हो जो नंबर को आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाओ, जहां पर p क्या है और q क्या है। p और q बिलोंग करें इंटीजर से, ये इंटीजर, ये इंटीजर, यहाँ से ये p और q कोई भी नंबर ले सकता है, और ये नीचे वाला q कभी 0 नहीं होगा।
तो ये रैशनल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसको आप p बाय q फॉर्म पे लिख पाओ और ये नीचे वाला कभी ज़ीरो नहीं होगा। हम लोग इसको याद रखने के लिए बोलते हैं कि नंबर अपॉन नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर अपॉन नंबर, जहाँ पर ये नीचे वाला कभी ज़ीरो नहीं होगा, ऐसे। तो रैशनल नंबर क्या है? नंबर अपॉन नंबर, जिस कोई भी नंबर को जो आप नंबर अपॉन नंबर लिख पाओ और नीचे वाला कभी ज़ीरो ना हो, आप ऐसे नंबर को क्या बोलते हो? रैशनल नंबर बोलते हो। अब एक सवाल आता है कि ये नीचे वाला ज़ीरो क्यों नहीं होगा? क्या दिक्कत है अगर ज़ीरो हो जाएगा तो? तो यहाँ पर अगर ये नीचे वाला मान लेते हैं कोई ऊपर कोई भी नंबर है, अगर ये नीचे वाला ज़ीरो हो गया ना, तो ये नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो क्या हो जाता है? इन्फिनाइट हो जाता है। और हमको पता है इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। तो इसलिए अवॉइड करते हैं कि ये नीचे वाला कभी क्या हो? नीचे वाला कभी ज़ीरो ना हो। आई होप आपको ये समझा। जो 5वीं बात आपको याद रखनी है कि इवन नेचुरल नंबर क्या होता है। यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर पता है क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर लिख लो, वो नंबर विच इज डिविजिबल बाय। तो इवन नंबर क्या? इवन नंबर वो नंबर है जो क्या है? 2 से डिविजिबल है। मतलब इवन नंबर वो नंबर है जो 2 के टेबल में आता हो। डिविजिबल मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड हो रहा है। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा वो क्या होगा? 2 के टेबल में आएगा। तो इवन नेचुरल नंबर क्या है? 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 ऐसा। आपको सिर्फ यहाँ पता होना चाहिए कि इवन नेचुरल नंबर क्या है और वो दिख कैसा रहा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है और इवन क्या होता है? वो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 क्या आएंगे? 2 4 6 8 10 12 ऐसा। जो 6 वाला ये ऑड नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर का भाई है। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, आप उनको बोल सकते हो क्या? ऑड नेचुरल नंबर। तो जो 2 के टेबल में नहीं आते वो सब क्या है? वो सब ऑड नेचुरल नंबर है। या फिर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, आप उनको ऑड नेचुरल नंबर बोल सकते हो। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या? 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 1 3 5 7 9 11 13 क्या है? ये ऑड नेचुरल नंबर है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर है, सुनना, प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ दो जन की टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में और एक खुद की टेबल में। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो सिर्फ 2 जन की टेबल में आता है, 1 के टेबल में और खुद के टेबल में, बाकी ये और किसी के टेबल में नहीं आता है। मतलब ये, अब अगर मैं इसको दूसरे भाषा में बोलूँ तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, बाकी ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। टेबल में आता है या फिर डिवाइड होता है ना, दोनों बात एक ही है। अगर डिवाइड होगा तो ही टेबल में आएगा, या फिर अगर टेबल में आएगा तो ही डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 जन के टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है और दूसरा खुद के टेबल में आता है। ये समझा? तो याद रखना, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 जन की शादी में जाता है, एक एक की, एक मतलब इधर 1 होता है, हिंदी में 1 को एक बोलते हैं, एक एक की और दूसरी खुद की। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 जन की शादी में जाता है, एक एक की और एक खुद की। ये सिर्फ 2 ही शादी में जाता है, एक एक की और एक खुद की। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, बाकी ये किसी की शादी में नहीं जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं क्या 1 प्राइम नंबर है, तो अगर 1 प्राइम नंबर है तो 1 सिर्फ 2 जन की शादी में जाएगा, एक एक की और एक खुद की, है ना? ये 1 एक की टेबल में जा रहा है और ये 1 खुद की भी शादी में जा रहा है ना? बट यहाँ पे एक और ये खुद, ये 1 ही है।
तो या तो ये एक की शादी में जा रहा है या तो खुद की शादी में जा रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक एक वन और एक ही है ना? यहाँ पे वन, ये एक और ये खुद वन ही है। तो अभी ये डिसाइड कर ले किसकी शादी में जा रहा है, ये एक की शादी में जा रहा है या खुद की शादी में जा रहा है। तो यहाँ पर ये 2 जन की शादी में नहीं जा पा रहा है, तो जब ये 2 जन की शादी में नहीं जा पा रहा, तो ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। यहाँ पर 2 ले लो, तो क्या 2 प्राइम नंबर है? तो आप प्राइम नंबर देखने के लिए क्या करोगे? प्राइम नंबर वो नंबर रहेंगे, है ना? प्राइम नंबर आप उनको ही बोलोगे जो सिर्फ़ 2 जन की शादी में जा रहे हैं, एक एक की और एक खुद की। तो यहाँ पर 2 1 की टेबल में जाता है ना? 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, तो ये 1 की शादी में जा रहा है, 1 के टेबल में जा रहा है और खुद के टेबल में जा रहा है, ठीक है? 2 खुद के टेबल में भी जाएगा ना, और बाकी और कोई नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर और किसी के टेबल में 2 नहीं जाता है। अब 3 ले लो, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, क्यों, ये सिर्फ़ 1 के टेबल में जाता है और खुद के टेबल में जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए 4 भी ले लो, तो क्या 4 प्राइम नंबर है? 4, अगर 4 सिर्फ़ एक की शादी में जा रहा है और खुद की शादी में जा रहा है, तो क्या होगा, ये प्राइम होगा। तो 4 मैंने देखा 4 किसके टेबल में जाता है? 4 1 के टेबल में जाता है, 4 4 के टेबल में जाता है। और मैंने देखा यहाँ पर 2 ऐसा एक नंबर है जो 4 को डिवाइड करता है, तो 4 क्या है, 4 2 के टेबल में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 एक की शादी में जा रहा है, अपनी खुद की शादी में भी जा रहा है और किसी और एक बंदा है उसकी शादी में भी जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको चेक करना है ये 4 प्राइम है कि नहीं है, तो 4 से पहले जितने भी नंबर है उससे देख लो क्या ये 4 डिवाइड हो रहा है। 1 देख लो, 2 देख लो और 3 देख लो, ठीक है? इससे पहले। तो अगर ये इन तीनों नंबर में से किसी, है ना, ये एक की शादी में तो जाएगा ही, 4 की शादी में भी जाएगा। अब इन दोनों अगर नंबर नंबर इस 4 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये प्राइम नहीं होगा। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 4 को डिवाइड कर देता है, तो ये 4 क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। 5 प्राइम होगा, है ना? 5 प्राइम होगा, क्योंकि ये 5 सिर्फ़ 1 के टेबल में जाता है, ना ही 2 के टेबल में जाता है, ना ही 3 के टेबल में जाता है, ना ही 4 के टेबल में जाता है, और ये 5 खुद के टेबल में तो जाता ही है। क्या 6 प्राइम है? तो देख लो 6 1 के टेबल में जाता है, 6 2 के टेबल में जाता है, 6 1 के टेबल में जा रहा है, 6 2 के टेबल में जा रहा है और खुद के टेबल में तो ये ऑलरेडी आएगा। तो 6 ऐसा मुझे एक और आदमी मिल गया जिसकी शादी में 6 जा रहा है, तो ये प्राइम नहीं होगा। 7 प्राइम होगा। 7 क्या कर रहा है? 7 1 की शादी में जा रहा है, 7 2 की शादी में नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 3 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, 4 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, 6 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा और ये 7 7 को डिवाइड कर देगा। तो 7 किसकी शादी में जा रहा है? 1 की शादी में जा रहा है और खुद की शादी में जा रहा है, तो ये क्या होगा? प्राइम होगा। तो अगर मैं अभी प्राइम नंबर बताऊँ आपको, क्या प्राइम नंबर हो गया आपका 2 3 5 7 11 डॉट 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 ऐसे। तो आई होप आपको प्राइम नंबर समझा। सिंपल सी भाषा जो आपको याद रखनी है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ़ 2 जन की शादी में जा रहा है, एक एक की और एक खुद की। और मैंने इसको चेक करने का तरीका भी बता दिया, अगर आपको कोई नंबर चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, उसके पीछे वाले जितने भी नंबर है देख लो, क्या वो उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं? अगर डिवाइड कर रहे हैं तो प्राइम नहीं होगा। जैसे 6 के पीछे क्या आता है? 1 2 3 4 5 आता है, तो देख लो क्या 1 2 3 4 5 में से कोई नंबर जो 6 को डिवाइड कर रहा है, अगर डिवाइड कर रहा है तो वो 6 प्राइम नहीं होगा। मैंने देखा यहाँ पर 2 ऐसा एक और नंबर था जो 6 को डिवाइड कर रहा था, ठीक है? तो ये 6 क्या होगा? प्राइम नहीं होगा। 7 के लिए वैसे देख सकते हो, 7 के लिए सिर्फ़ 1 डिवाइड करता है, 7 डिवाइड करता है, तो 7 प्राइम होगा। आई होप आपको प्राइम समझा। अभी यहाँ पर इवन प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मैंने देखा 2 3 5 7 ये था, तो इवन नंबर क्या होता है? वो प्राइम नंबर जो 2 से डिवाइड हो, तो ऐसा ये प्राइम नंबर का क्या सेट है? तो ये प्राइम नंबर का क्या कलेक्शन है? तो इन नंबर में से जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे या जो 2 के टेबल में जाएँगे, आप उनको क्या बोल सकते हो? इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या है? सिर्फ़ 2 है, क्योंकि इन सारे नंबर में से 2 एकलौता ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है। तो इवन प्राइम नंबर क्या हो गया? इवन प्राइम नंबर सिर्फ़ 2 आएगा इसमें, सिर्फ़ 2। अभी यहाँ पे 9th वन आपको पता होना चाहिए कि पॉज़िटिव इंटीजर क्या, आपको इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जहाँ पे नेगेटिव रहता है, 0 रहता है और फिर पॉज़िटिव रहता है। तो यहाँ पे पॉज़िटिव इंटीजर मतलब वो नंबर जो प्लस वाले हैं, तो प्लस वाले क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसा। और नेगेटिव वाले क्या? वो नंबर जिनके साथ माइनस रहता है, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट ऐसा।
तो नेगेटिव इंटीजर मतलब माइनस वाले, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले। 11th वन, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा ये। तो ये 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, है ना। ये जो सेट है 1 4 9 16 25 32, इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसको कुछ लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपको कहीं लिखा ऐसा मिल जाए 1 4 9 16 25 36, तो आपको ये अभी देख के आना चाहिए ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 6 का स्क्वायर है। अगर आपको ये सेट दिया जाएगा, आपको यहाँ से देख के बताना चाहिए क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा लिखा हो तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। जो 12th बात है कि क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, अभी नेचुरल नंबर का क्यूब कर दो तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, इनका क्या करो, क्यूब करो, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो ये 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, 3 का क्यूब 27 आता है, और 4 का क्यूब 64 आता है, और 5 का क्यूब 125 आता है। यहाँ तक याद रखो, काफ़ी है। इसको ही कुछ लोग बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। और यहाँ पे जो 13 वाला आता है कि मल्टीपल ऑफ, कहीं लिखा रहेगा अगर मल्टीपल ऑफ, तो मल्टीपल ऑफ 5 लिखा रहेगा, इसका मतलब आपको 5 का टेबल लिखना है। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा 25, ऐसा 5 10 15 20 25, ऐसे आगे सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 20, ऐसा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इस सेट में आपको क्या लिखना है, 5 के टेबल्स लिखने हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट। आपको बताना है कि जो फॉलोइंग कलेक्शन है उनमें से कौन सा सेट होगा। सेट के लिए नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो, आप उसको सेट बोलते हो। ये डेफिनेशन है हमारी। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर का कलेक्शन। तो क्या प्राइम नंबर का कलेक्शन आप और आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग वेरी करेगा? नहीं वेरी करेगा। क्यों? प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 9 11। 9 नहीं आएगा इधर, क्यों? 9 3 के टेबल में भी जाता है, 9 1 के टेबल में जाता है, 9 9 के टेबल में जाता है, और 9 3 के टेबल में जाता है। तो ये क्या है, ये प्राइम नहीं है, ये वाला नंबर नहीं आएगा मतलब इधर। तो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, आप और आपका फ्रेंड क्या लिखोगे, यही वाला कलेक्शन लिखोगे। तो ये कलेक्शन क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन जब इस कलेक्शन को लिख रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये सेट होगा, इट इज द सेट। कलेक्शन ऑफ इजी सब्जेक्ट इन द 9th क्लास। तो अब 9th क्लास में आपको इजी सब्जेक्ट का कलेक्शन करना है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा ना। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग मैथ्स क्या हो, आपके अकॉर्डिंग मैथ्स सब्जेक्ट इजी हो, और आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग ये मैथ्स सब्जेक्ट बहुत हार्ड हो, है ना। उसके मैथ्स में डंडे उखड़े पड़े हैं, है ना, उसको नील बटा सन्नाटा आ रहा है मैथ्स में। तो आपका मैथ्स, जहाँ पे आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, वहाँ पे उसको मैथ्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये समझा? तो इजी टॉपिक इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इजी टॉपिक बोला है तो इजी टॉपिक हर पर्सन के अकॉर्डिंग बदल सकता है। तो जो कलेक्शन बदल सकता है आप उसको कभी सेट नहीं बोलते, इट इज़ नॉट अ सेट। अभी थर्ड वाला, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। अगर मैं बोलूँ आपके क्लास में आपको गर्ल्स की कलेक्शन करनी है, तो क्या वो आप और आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि आप जिस गर्ल्स का कलेक्शन करोगे आपका फ्रेंड भी उन्हीं गर्ल्स का कलेक्शन करेगा, क्योंकि वो आपके क्लास में पढ़ती हैं। तो ये क्या सेट हो जाएगा।